दोबारा करें अपना क्वेश्चन। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज हमने जो सप्लायर है उससे निगोशिएशन की, ठीक है सर। तो हम सिचुएशन को सर सपोज करें, अब मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है $1, ठीक हो गया सर। अब सप्लायर को मैं 15 से 20 हैं 30 हैं जितने भी हैं, मैंने सप्लायर को टच किया, उन्होंने कहा जी 1.8 से नीचे हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक हो गया सर। तो अब उस सूरत में हमें क्लाइंट को बता देना चाहिए कि भाई हमें जो है ना प्रोडक्ट मिल रही है 1.8 पे, सिर्फ ये फैक्ट्री प्राइस है, अभी मजीद इसमें भी कास्ट ऐड होगी, या मतलब हमें खामोश हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम आगे EXW है सर, आगे DDP है, आया कि हम उस प्राइस की जो एनहांसमेंट है, जो इंक्रीज हुई है, उसको हम EXW में एडजस्ट कर सकते हैं, या जो अच्छा फाइनल प्रोडक्ट हमें मतलब जो मिले उसमें वो कास्ट एडजस्ट हो जाए मतलब। अच्छा, सुने अब। जी ऐसा है कि लेट्स सपोज आपका जो शॉर्ट्स है वो ये है कि जी अगर हमें जो है वो टारगेट प्राइस मिल ही नहीं रही, ठीक है, जी सर। अब हमने क्या करना है, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको ये पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि हमने प्राइस इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। जी सर। प्राइस इवैल्यूएशन से क्या होता है कि हमें मार्केट का एनालिसिस थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उस प्राइस वैल्यूएशन जो उस स्टेज पे हम लोग कर रहे होते हैं, उससे हमने ये देखना होता है कि जो हमारा जो क्लाइंट है जो हमसे टारगेट प्राइस मांग रहा है वो रियलिस्टिक प्राइस है या नहीं है। यही करते हैं ना हम लोग प्राइस एनालिसिस के अंदर। जी सर बिल्कुल। हमने जो है ना वो सारा काम किया और उसके बाद हम लोग आगे हमें पता चला कि यार ये वो जो $1 उसकी टारगेट प्राइस थी ये तो अचीव ही नहीं हो रही। उस केस में आप अपने क्लाइंट को फिर बताएंगे कि जी मैंने ये पूरी मार्केट को जो है वो सर्च कर लिया है। आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, कंपैरिजन रिपोर्ट होगी, तमाम जितने भी सप्लायर से आपने डाटा लिया है उनका डाटा आप उस रिपोर्ट में डालेंगे। क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किस स्टैंडर्ड का मटेरियल होगा, किस किस्म के कितने दिनों में डिलीवर करेंगे, ये सारी एक रिपोर्ट आप बना के अपने क्लाइंट को देंगे। कहेंगे कि भाईजान ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी जो टारगेट प्राइस है इस पे नहीं आ सकती, उसकी ये रीजन है। आपको आपका अगर मैन्युफैक्चरर जो है या जो सप्लायर जो है वो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आपको नहीं दे रहा ना प्रोडक्ट वो आपकी टारगेट प्राइस पे, तो वो आपको रीजन भी दे रहा होगा कि जी मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लास्ट इतने अरसे के अंदर, या फलां चीज की कॉस्ट जो है वो इसके अंदर ज्यादा है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब बड़े मसले आ जाते हैं ना, इश्यूज आ जाते हैं। तो वो जी सर। आपको रीजंस दे रहा होगा, आप उस सप्लायर के रीजंस वहां पे डालते जाएंगे। जब आपने 8-10 रीजंस अपनी रिपोर्ट में डाल दी ना हर सप्लायर की डिफरेंट, तो आपका जो क्लाइंट है अगर वो वाकई बिजनेसमैन है तो वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। और वो कहेगा कि अच्छा, और मोस्टली ऐसा होता है कि फिर क्लाइंट कहता है अच्छा यार चलो थोड़ा सा और ऊपर हम अपनी प्राइस बढ़ा के आप उस पर देख लो। बहुत दफा हुआ है कि आपका जो है ना वो $1 थी, क्लाइंट कहता है अच्छा यार 1.5 तक कोशिश कर लो, अगर 1.5 तक आ जाए, अब आपको फिर से गैप मिल गया है दोबारा से जो है निगोशिएट करने का। अब आपके पास पहले आपको जो आप कह रहे हैं कि सप्लायर ने 1.8 से नीचे नहीं आ रहा, आपको 1 पे लेके आना था, बड़ा गैप था, ठीक है, ज्यादा एफर्ट। अब आप उसको कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं कुछ और जो है ना मैं अपनी तरफ से जो है वो आपके साथ जो है ना वो करता हूँ, कंप्रोमाइज करता हूँ, आप भी मेरे साथ करें, थोड़ा सा मिलके हम लोग चलते हैं, तो वो इस तरीके से आप उसको फिर मजीद जो है वो आगे ले आएंगे निकुल। लेकिन लेकिन कभी भी 100% अगर आपने 100 प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग किया है तो 100 में से 100 प्रोडक्ट की आपको टारगेट प्राइस नहीं मिलेगी। 100 के 100 प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये आपको अपना माइंड क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई फॉल्ट है सोर्सिंग का। उसमें मसला ये आता है कि समटाइम्स सडनली कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है बहुत ज्यादा, ठीक है, या आपका जो क्लाइंट है उसने आपको एक ना अनरियलिस्टिक सी प्राइस दे दी है। तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। और प्रोजेक्ट फेल हो जाने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए, ठीक है। अगर आपसे सोर्सिंग नहीं हो रही तो आप सिंपली अपने क्लाइंट से माजरत कर लें, उसका टाइम जाया ना करें। आप उसको 2-3-4 दिन जो भी आपने टाइम फ्रेम लिया है उसमें आप काम करके बता देंगे जी यहाँ जी आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती उसके साथ माजरत कर लें और उसको एक ऐसा मैसेज भेज दें कि आई होप हम फ्यूचर में किसी और प्रोडक्ट के ऊपर किसी और जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लें, ठीक है। और पीछे उससे हाथ उसको माजरत कर लें, आपका क्लाइंट जो है वो इतने में खुश हो जाए। अगर आप टाइम जाया करेंगे, आपने जो है ना उसे कहा अच्छा मैं 3 दिन 4 दिन में मैं प्रोडक्ट्स जो है ना प्राइसेस निगोशिएट करके ले आऊंगा,
आपने 15 दिन जो है वो उसको रिप्लाई नहीं किया, इस केस में आप अपना नाम भी खराब करेंगे, अपनी सर्विसेज भी खराब करेंगे, क्लाइंट भी आपसे खुश नहीं हो। ठीक है। और सर मेरा इसके दूसरा अलावा क्वेश्चन, जी सर, मैं दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि कोटेड प्राइस और जो हमारी टारगेट प्राइस है उसका कितना डिफरेंस होना चाहिए कि आगे जो मतलब शिपिंग में हम उस कास्ट को एडजस्ट करके फाइनल प्रोडक्ट को उस पे मतलब कस्टमर की डिजायर्ड प्राइस पे लेके आए, कितना डिफरेंस देखिए, मतलब कितने इसमें तो परसेंट? डिफरेंस जो है वो आपको खुद कैलकुलेट करना है कि लेट्स सपोज आपकी टारगेट प्राइस जो है वो $1 है, और आपको शिपिंग के चार्जेस नहीं पता। अभी मैंने आपसे कहा था कि बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर आपको पता होना चाहिए कि शिपिंग के चार्जेस कितने हैं। ठीक है। अब आप जी ये देख सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट अगर मैं लेट्स सपोज मुझे शिपिंग के चार्जेस जो है वो फॉर एग्जांपल डीडीपी, आपकी हमने डीडीपी को डिस्कस किया था ना कि ये प्रोडक्ट की ईएक्सडब्ल्यू प्राइस आपकी $1 है, डीडीपी प्राइस जी फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो $1.7 थी। ठीक है। जी सर बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे कि इसका मतलब है कि 0.7 जो है वो आपको शिपिंग के चार्जेस चाहिए, मतलब आपको $0.7 में आपकी प्रोडक्ट जो है वो शिप होनी चाहिए, फिर आप 1.7 में लेके जाएंगे। तो इस केस में आपने ये देखना है कि मुझे अगर तो, और उधर से सप्लायर जो है वो आपको कहता है कि मैंने लेट्स सपोज 0.12 का डिफरेंस आ रहा है आपकी नेगोशिएशन में, वो कहता है कि मैं आपको 1.8 से कम नहीं दूंगा डीडी, आपको जो है वो सप्लायर दे रहा था, फॉरवर्डर दे रहा था 0.7 शिपिंग के, और ईएक्सडब्ल्यू प्राइस आपकी $1 है। इस केस में क्या होगा कि आप सिर्फ ये देख लें कि जी मुझे फॉरवर्डर की तरफ जाते हुए मुझे मेरी टारगेट प्राइस ईएक्सडब्ल्यू डीडीपी अचीव होती है या नहीं होती। अल्टीमेटली पहुंचाना तो हमने डेस्टिनेशन तक है ना। ईएक्सडब्ल्यू प्राइस के ऊपर काम करने का फायदा यह है कि हमें दो जगह नेगोशिएशन के वो मिल जाते हैं गैप, सप्लायर एंड पे भी, फॉरवर्डर एंड पे भी। तो आपको ये परसेंटेज नहीं देखनी, आपने सीधा सीधा हर प्रोडक्ट का गैप निकाल लेना कि ये जो सप्लायर है ये मुझे इतने की दे रहा है, अच्छा अगर मैं मुझे फॉरवर्डर इतने में डीडीपी प्राइस सॉरी शिपिंग की प्राइस दे दे तो मेरी ओवरऑल जो टारगेट प्राइस है वो अचीव हो सकती है डीडीपी। आप कर लेंगे उसको कैलकुलेट वहां से। ठीक है सर, बेहतर हो गया, बहुत शुक्रिया। और कोई कंफ्यूजन किसी की? हैंड रेज कर लें अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं। आपका कोई क्वेश्चन है पूछें, पूछ लें, ऐसे ही पूछ लें। हाँ पूछ लें। जावेद, अरसलान जावेद, अरसलान जावेद आप अपना क्वेश्चन करें। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि डीएटी और डीएपी में बेसिकली क्या फर्क है? डीएपी और सर डीएटी डिलीवर एट टर्मिनल। दोनों सेम है। कुछ आपसे जो है वो डीएपी बोल रहा होगा, कोई आपको डीएटी बोल रहा होगा। ठीक है। चलें ठीक आप देखें कि दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिफरेंस क्या आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा दोनों में। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, दोनों सेम। जी उमर फयाज आप पूछे क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर देते हैं, हमारी कमिटमेंट हो जाती है प्रोवाइडर के साथ, तो अ, तो वो जो उसका खर्चा होगा सर, उसको भेजने का, ये वो सारा कुछ, वो कैसे, मतलब कौन पे करेगा? वो हम ही पे करेंगे? दोबारा क्वेश्चन करें अपना। आपने कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाय कर लिया है? जी जी, मतलब डील कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले जो सैंपल वगैरह आते हैं सर, हम्म। प्रोडक्ट के सैंपल आएंगे, हमारे तक पहुंचेंगे, हमारे क्लाइंट तक पहुंचेंगे सर, उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो आपका हमारा बॉस, क्लाइंट पे आपका क्लाइंट पे करेगा आपको। हो गया सर, ठीक हो गया। आपके क्लाइंट ने पे करना है, आपने उसको, सप्लायर आपका इनवॉइस देगा, आप जी जो जी। है वो क्लाइंट से जो है वो पे करवाएंगे, आप खुद पे अच्छा नहीं सर, करेंगे। अच्छा सर, एज ए फ्रीलांसर जब हम काम कर रहे होंगे, हमारी डील हो गई है, मतलब हम क्लाइंट से और हमारी मतलब के जो सप्लायर है उन सब से बात हो गई है, सारी डील हो गई है, तो हमारे पास जो हमारे जो फीस बन रही होगी वो हमें कब मिलेगी, या उसका क्या हिसाब किताब होगा सर? देखिए, जब आप फ्रीलांसर तो काम करें, आपकी फी तब मिलेगी जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसमें मतलब दो जब, चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। होता यह है कि समटाइम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना, दोनों सर्विस प्रोवाइडर भी और क्लाइंट भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं।
ठीक है अगर सर। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कहता है ठीक है मैं आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना, वो बेचारा सारी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके आता है, बाद में पता चलता है क्लाइंट ने वही प्रोडक्ट आगे 10 लोगों को और को भी दी हुई थी और वो आपको जवाब ही नहीं दे रहा, पैसे ही नहीं दे रहा आपको। ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया, टारगेट प्राइस अचीव कर ली। जी जी दूसरी तरफ क्या होता है कि जी अगर इसमें दूसरा केस ही होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जब एडवांस पैसे ले लेता है, ठीक है, जी और उसके बाद कहता है कि जी मैं आपका काम करूंगा, जी एडवांस पैसे लेने के बाद वो काम ही नहीं करता, क्लाइंट बेचारा देख रहा होता है कि यार जवाब ही नहीं देते लोग। जी तो उस केस में बेहतरीन तरीका ये है कि कुछ तो आप बहुत थोड़े से, लाइक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर लेट्स सपोज आपने $200 चार्ज करना है या $100 चार्ज करना है अपने क्लाइंट को, आप जी $20 एडवांस ले लें, ठीक है, जब वो आपको ऑर्डर दे रहा है। जी जी अब वो आप उसके साथ जो है वो अपनी टर्म खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये जो कि जी मैं ये जो $20 हैं ये आपको ये रिफंडेबल हैं अगर मैं आपकी टारगेट प्राइस अचीव नहीं करके आया। ठीक है, ठीक है और अगर जी मैंने आपकी टारगेट प्राइस अचीव कर ली और आपने आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू ना किया तो फिर ये मैं आपको वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डेफिनेटली टाइम लग रहा है, मेरी एफर्ट्स ठीक लग रही हैं। ठीक अच्छा, है सर। तीसरी चीज ये हो सकती है, वो कहते हैं कि जी हम आपसे $50 चार्ज करेंगे और अगर हमने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो बाकी चार्जेस उस वक्त लेंगे जब आप फैक्ट्री से सामान उठाने लगेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मुझसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हुआ तो वो जो मैंने $50 लिए हैं उसमें से मैं आपको $40 वापस कर दूंगा, ठीक है $30 वापस कर दूंगा, $20 मैं रखूंगा क्योंकि मैंने टाइम लगाया है, मैंने उसके ऊपर एफर्ट्स किए हैं और मैं उसके रिटर्न में आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के दूंगा। ठीक है, ठीक है अब आप वो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आप चार्ज, अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, मार्केट में तो करते हैं लोग, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, आप भी सही हो करवा गया। सकते हैं। तो ठीक हो इस गया सर। तरीके से पूरी पेमेंट जो है वो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से मुराद ये है कि आपकी अगर लेट्स सपोज सोर्सिंग का काम कर रहे हैं, सोर्सिंग के अंदर आपने जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से उठाने लगे तब आप अपनी सोर्सिंग के चार्जेस ले। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप पूछे मुनीब, आप पूछें क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी और आपकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो, कि वो जो है वो 10,000 यूनिट खरीदने गया था और उसको मिल गए, आप 3,000 लेने गए, आपको नहीं मिले। दूसरी चीज हो सकता है मटेरियल डिफरेंट हो। ठीक है, अब स्टील के देखें ना, अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अब आपको तो नहीं पता कि उसमें स्टैंडर्ड कौन सा है, या तो आपको आपके पास उसका सैंपल आया हुआ और आपने वेरीफाई किया हुआ फिर तो ठीक है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि मटेरियल डिफरेंट है जिसकी बेस पे आपकी और उसकी प्राइस अचीव नहीं, उसको होगी आपकी नहीं होगी, तो ये इस तरह से होगा। जी कामरान, आपका क्वेश्चन है अभी कोई? जी सर। सर ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सपोज दैट आफ्टर नेगोशिएशन हमने प्रोडक्ट जो है ना वो मैन्युफैक्चर भी करा लिया है और एज ए सैंपल हमने मतलब जो सप्लायर है उससे ले भी लिया है। तो सर जो सैंपल है प्रोडक्ट का उसमें क्वालिटी मतलब जो हमारी डिज़ायर्ड है वो ओके है, ठीक है सर। सपोज दैट के जो प्रोडक्ट हम क्लाइंट को भेजते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसीजर्स, तो वो डिजायर्ड क्वांटिटी या डिजायर्ड क्वालिटी या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल आती है, तो उस सूरत में सर उसमें क्या देखिए उसमें किरदार? ये होता है कि हर हर प्रोडक्ट की जो इंटरनेशनली उसको इवेल्युएट करने की उसकी इंस्पेक्शन के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जी सर। प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता कि 100% आपकी प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट होगी। जी प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के हवाले से। सम टाइम आपकी प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग पे जो है ना प्रॉब्लम आई हुई है, पैकेजिंग पे कोई धब्बा पड़ गया है, कोई जो है निशान लग गया है, कोई कट लग गया है, कुछ इस तरह की चीजें। तो हमने ये देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
फॉर एग्जांपल मोबाइल का चार्जर है। अब मोबाइल के चार्जर में एक फॉल्ट ये आया कि मोबाइल के चार्जर पे मैन्युफैक्चरर छोटा सा निशान पड़ गया, ठीक है। एक ये आ गया कि उसके ऊपर ऐसे कुछ चीज एनग्रेव्स, ऐसे कह लें कि पिघल गया, थोड़ा सा कोई कट मारा है, कोई छुरी मारी है, कट सा गया है वो। अच्छा। और तीसरा फॉल्ट ये आया है कि वो जो है ना चार्जर जला हुआ है। अब मुझे बताएं कि ये क्या तीनों किस्म के जो फॉल्ट है ये एक जैसे हैं? नहीं एक सर, जैसे नहीं है। जो चार्जर जला हुआ है वो तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, वो तो उसको बदलना है, उसको चेंज करना है, उसमें रिप्लेस करना है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी बेस पे प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है, कुछ फॉल्ट इस तरह के होते हैं जिनकी बेस पे प्रोडक्ट को फिक्स किया जाता है, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने ये चीजें अपनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की होती हैं कि ये अगर कोई ऐसा इशू आया, ये हमारे पेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ये चीजें हुई तो हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर ये मसला हुआ तो प्रोडक्ट को वो उस मसले को फिक्स करेगा सप्लायर, अगर ये इशू आया तो उसको रिप्लेस करेगा सप्लायर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है, तो वहां पे हमें फिर मसला नहीं आता। जी सर। सर सपोज जो प्रोडक्ट है ना क्लाइंट के पास उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है सर, ठीक है सर। उसने जो है ना उसको जो मतलब अपने सामान को देखकर उसने कहा जी इसमें तो चीज़ें ठीक नहीं है। हमने उससे डील किया था एज ए फ्रीलांसर लाइक अपवर्क और फाइवर पे। तो उस सूरत में उसने हमें पे भी कर दिया, बाद में उसने उसके वो हमसे कहता है जी कंपनी को या अपवर्क को कि उसने जो है ना मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो उस सूरत में हम हमारा क्या रोल होगा उसकी प्रोडक्ट उसकी डेस्टिनेशन से सप्लायर तक पहुंचाने की जो कास्ट आएगी उसका सर वो बता सुने, दें। उसमें ये होगा कि आपने जब इस तरीके की कोई क्लाइंट है तो आपने उसको अपवर्क के ऊपर भी जब आप जाएंगे, आपने पिकअप से पहले उसको सजेस्ट करना है कि इसकी इंस्पेक्शन करवाएं। ठीक है। जी सर। अगर उसने इंस्पेक्शन करवाई और इंस्पेक्शन करवाने के बाद भी प्रॉब्लम आई तो इंस्पेक्शन कंपनी का इशू है, आपका इशू नहीं। ठीक है। आप अपवर्क को बता सकते हैं कि जी इन्होंने इंस्पेक्शन करवाई है, इस क्लाइंट की मर्जी से इस कंपनी से इंस्पेक्शन हुई है, इनको पहले से मैंने बताया था, रिपोर्ट मैंने अपनी सैंपल रिपोर्ट कंपनी की देखी हुई थी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जो है वो इंस्पेक्शन करवाई। इंस्पेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इसमें इंस्पेक्शन का कंपनी जो है वो आंसरेबल है, मैं नहीं। और अगर आपने उसको सजेस्ट किया कि इंस्पेक्शन करवाओ और उसने नहीं करवाई, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सर जो प्रोडक्ट बनती है तो हम भी तो उससे इंस्पेक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करवाते हैं चाइना में। क्लाइंट कहता तो है तो करवाते हैं, क्लाइंट नहीं कहता तो नहीं करवाते, ठीक हो गया। तो उस सूरत में सर अगर क्योंकि प्रोडक्ट, उस इंस्पेक्शन की पेमेंट करनी होती है, पे करना होता है क्लाइंट ने। जी जी सर, उस सूरत में भी सर फिर अगर प्रोडक्ट फिर भी डिफेक्टिव चली जाती है तो हम अपनी जो इंस्पेक्शन कंपनी है चाइना चाइना में उनसे क्लेम कर सकते हैं। देखें, उसमें ये है कि आपको देखना है कि अगर आपने इंस्पेक्शन हुई है और उसने आपको रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें वीडियोस भी हैं, सब कुछ आपके पास आ गया है, ठीक है, और आपने देख के ओके कर दिया कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। अब आपने उठाया सामान, हो सकता है रास्ते में डैमेज हो गया हो, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर रास्ते में डैमेज हो गया है तो फिर आपकी उसकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है, फ्रेट कंपनी उसको पे करेगी। अगर आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में प्रॉब्लम निकल आई है फिर तो सप्लायर ठीक करेगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कंपनी इस तरीके से आंसरेबल नहीं होगी। हाँ, इंस्पेक्शन कंपनी उस वक्त आंसरेबल है कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मेरी ये प्रोडक्ट जो माइक है ना, माइक के साथ ये घड़ी भी जानी है साथ में, या ये घड़ी के साथ ये माइक मैं फ्री दे रहा हूँ, या मैं दोनों चीजें एट अ टाइम बेच रहा हूँ, ठीक है। इंस्पेक्शन कंपनी गई, इंस्पेक्शन करके आ गई, सब कुछ दिखा दिया। अब पता चला कि जब आपकी जो है वो चीजें वहां पहुंची है, आपके 500 पीसीज में से 300 पीसीज में ये माइक था, दो बाकियों में था ही नहीं। इसका मतलब है कि रैंडमली जो उसने पिक किया वो सही तरीके से सैंपल पिक नहीं किया। उस केस में आप इंस्पेक्शन कंपनी से पूछ सकते हैं कि जी ये क्यों ऐसा क्यों हुआ है। ठीक लेकिन हो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो या सप्लायर पे आएगी या फ्रेट फॉरवर्डर पे आएगी उस, और या फिर आपका, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंस्पेक्शन अपवर्क की जो आपने बात की है तो आप उसमें क्लाइंट को इन्वॉल्व करेंगे। सर अगर सप्लायर ने हमें पेमेंट कर दी इंस्पेक्शन के लिए तो मतलब इशू तो हमारे एंड पे है, हम उसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे आपके क्लाइंट एंड पे को। कैसे है इशू कि आपने देखें आपके एंड पे तो इशू ही कोई नहीं है, सर या फ्रेट इशू फॉरवर्ड सप्लायर कंपनी, का है। फ्रेट सर
देखें अच्छा, सर। अब इंस्पेक्शन कंपनी इस केस में हो सकता है कि आप, इसका बेहतरीन हाल ये है कि फिर अगर एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपने किया, आप उसकी इंस्पेक्शन कहें कि अपने क्लाइंट को थर्ड पार्टी कंपनी से कराओ, पहले तो अपने जानने वाले से इंस्पेक्शन ना करवाएं आप। थर्ड ठीक है पार्टी कंपनी से इंस्पेक्शन करवानी है तो उसके लिए आप पहले अपने क्लाइंट को उसकी रिपोर्ट दिखाएं, उसका ट्रस्ट बिल्ड करें, इंस्पेक्शन कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, वो ओके बोले, फिर आप इंस्पेक्शन करवाएं। ठीक हो गया सर। ठीक ठीक है। है सर। तो जी जी अब उसमें क्या होगा कि आपके एंड में तो बात आएगी नहीं, इंस्पेक्शन कंपनी के ऊपर भी उस तरीके से नहीं आएगी। इंस्पेक्शन कंपनी ने क्या किया, जाके देखा, जो उसको मिला है वो उसको नजर आ गया, उसने आपको बना के दिखा दिया। अब प्रॉब्लम तब आ सकती है कि भाई इंस्पेक्शन होने के बाद मसला आ जाए, जी सर। फिर आपका फ्रेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेट्स को चीजें पहुंची है, डैमेज हुई हुई है, गुम हो गई है रास्ते में, फ्रेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब फिर हम फ्रेट कंपनी से क्लेम करेंगे तो। करेंगे, जाहिर सी बात है, उसकी ठीक इंश्योरेंस है। की भी होती है तो आप उससे क्लेम करेंगे। ठीक है सर, मतलब उसमें तो फिर हम क्लाइंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना अपवर्क के ऊपर। हम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इशू उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और कस्टमर जो क्लाइंट है उसको रिटर्न कर देंगे, भैया जी आपकी ये अमाउंट जो है ना रिटर्न, इसी तरह करेंगे सर। हाँ, रिटर्न करेंगे, उसमें आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि जी ये ड्यूरिंग शिपिंग कंपनी की वजह से हुआ है। डेफिनेटली अपवर्क को भी पता है कि आप शिपिंग कंपनी थोड़ी है, ठीक है शिपिंग कंपनी ने किया है। आप ये कहेंगे कि मेरी टीम जो है वो इंश्योरेंस के प्रोसेस को अभी इनिशिएट कर रही है, हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, क्लेम करके शिपिंग कंपनी से लेके हम आपको पे कर देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बंडल ऑफ ठीक है, थैंक्स। बंडल ऑफ चलें, कोई बात नहीं, वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं। एक अभी हैंड रेज किया हुआ, किसने किया हुआ है? मेरा ख्याल है सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है। आपका है क्वेश्चन? जी पूछें। हैं? नहीं नहीं नहीं, टेस्टिंग क्वांटिटी में पहले तो आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं सैंपल मंगवा के कर रहे हैं ना, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि अब हमारा सेकंड लेवल पे क्वालिटी चेक करनी है और हमने मल्टीपल लोगों ने चेक करनी है, लाइक 10 अब छोटे मतलब लेना चाह रहे हैं क्वांटिटी। अब इस तरीके से कह सकते हैं कि अब हमारी जो है वो मल्टीपल टेस्टिंग फेज है, सेकंड टेस्ट लेवल है, उसके ऊपर हमें इस्तेमाल मार्केट टेस्टिंग है हमारी। हम मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके लोगों से पहले रिव्यूज लेंगे और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो उस पर आप छोटी क्वांटिटी पहले ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें जी, क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर अपनी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा डिस्कस करते हैं आगे फर्दर चीज़ों। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अब्दुल कयूम का क्वेश्चन है कोई?